हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लेकर आया हूं ऑन द टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, चलो स्टार्ट करता हूं मैं ये वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करते के साथ में सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पर इसका जो टर्म यूज किया गया है उसमें एक टर्म बहुत ही जबरदस्त यूज किया गया है। ये जो टर्म क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल में इसमें वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम क्या है, यूनिवर्सल। अब ये यूनिवर्सल का मतलब क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं। यूनिवर्सल कहने का मतलब ये है ना कि इस दुनिया में कहीं पे भी, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में, इन होल यूनिवर्स the formula is applicable। कहने का मतलब ये है यूनिवर्स में कहीं भी लेके जाओ। किसी को मन है कि मैं यहाँ पर, मैं अगर किसी को मन है कि मैं दिल्ली में चेक करूँ, दिल्ली में चेक कर सकता है उस फॉर्मूले का अप्लाई करके। किसी को मन है मैं पटना में चेक करूँ, पटना में चेक कर लो। किसी को मन है कि मैं समुद्र में जाऊंगा डूब के, एकदम समुद्र में जाके नीचे 5-6 हजार किलोमीटर अंदर चले जाएंगे, अब वहां जाके इस फॉर्मूला का लगा के चेक करेंगे दो ऑब्जेक्ट, अगर इस जो अभी लॉ बताया जाएगा उस लॉ को, वहां पे भी सही निकलेगा। किसी को मन है चांद पे चले जाएं, वहां पे जाकर चेक करें, वहां पे भी अप्लाई होगा। किसी को मन है कि नहीं नहीं अपन चले जाएं प्लूटो पे, बहुत दूर है ना अर्थ से, वहां जाकर अप्लाई करते हैं, वहां भी अप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है ये पूरे यूनिवर्स में ये जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो ये है इसका मतलब। अब जान लेते हैं ग्रेविटेशन के बारे में कौन सा लॉ दिया गया, यूनिवर्सल लॉ, इसको जान लेते हैं। एक्चुअली मैं अगर बात करूं कि ये लॉज मतलब इस लॉ की, तो लॉ जो है एक्चुअली में फोर्स, अगर दो, मैंने अभी बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इसके पहले वीडियो में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यही बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स अगर ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ मास है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट्स मैंने अभी लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया ये ब्लैक कलर का, दूसरा मैं ले लेता हूं ब्लू कलर का, है ना। दूसरा कौन सा ले रहा हूं मेरे दोस्त, ये ब्लू कलर का। तो इसके पास अगर मास m है, m2 है, और इस वाले के पास मास अगर m1 है, तो क्या करेगा, ये m1 कहता है ए m2 सुनना, तो बोलेगा क्या है भाई, बोल क्या बोल रहा है तू मुझे। इसने बोला कि सुन तू मेरी तरफ एक फोर्स मैं लगा रहा हूं तुझे, कौन सा फोर्स, Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स से तू मेरी तरफ आ जा। इसने बोला अच्छा ठीक है मैं आ जाता हूं। इसने बोला लेकिन एक शर्त है, मैं भी तुझे खींचूंगा। तो ठीक है भाई, कितने फोर्स से तू क्या चाहता है, बोला मैं भी तुझे एक फोर्स लगाता हूं, कौन सा, Fg। बोला अच्छा, ये तो मैं भी फोर्स अप्लाई किया, मैं खुद ही कर रहा था। बोला हाँ दोनों मिलजुल के अप्लाई कर, जितना तू अप्लाई करेगा तो मैं भी करूंगा। जो फोर्स इसने, इस m1 ने m2 के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, वही फोर्स m1 ने कहा कि मैं भी तुम पर अप्लाई करूंगा, मैं भी तुझे अपनी तरफ खींचूंगा। इस तरीके से दोनों तरफ अट्रैक्शन बढ़ा और दोनों आकर एक दूसरे के पास आना शुरू कर दिए। इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किसके किसके बीच में, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिसके पास होना चाहिए क्या, मास होना चाहिए, वही ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स की बात। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में एक सवाल उठता है, अरे यार ये बताओ ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो रहा है, पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, 5 न्यूटन 10 न्यूटन, क्योंकि फोर्स तो न्यूटन में ही नापा जाता है, हम जानते हैं पहले से। तो ये जो फोर्स लगाया गया वो कितना न्यूटन लगाया गया, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया। वो स्टेटमेंट का कंक्लूजन मैं पहले बताता हूं, फिर वो स्टेटमेंट आपको बोल के बताऊंगा। पहले ये बताया गया कि ये जो फोर्स लगाया जाता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिसका मास है, वो हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है मेरे दोस्त, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 और m2 के प्रोडक्ट के, मतलब दोनों के मास को गुना कर दीजिए, पहला ऑब्जेक्ट का दूसरा ऑब्जेक्ट का, दोनों के मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बराबर होता है। ये पहला स्टेटमेंट कहा गया। दूसरा कहा गया कि और जो ये Fg लगाया जा रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगाया जा रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब 1 के बाई में होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, इसको बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोनों के बीच में। तो ये हो गया सेकेंड वाला। तो कहने का मतलब ये है कि इस फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट और सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस अगर थोड़ा अपन अलग करते हैं, m2 मास है और इसका मास कितना है? m1 है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि ये m1 और ये m2, इन दोनों के बीच में ये जो r डिस्टेंस है, इसी r डिस्टेंस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये दो स्टेटमेंट कहा गया है ना, पहला स्टेटमेंट ये और दूसरा स्टेटमेंट ये। अब इन दोनों स्टेटमेंट को जब कंबाइन किया गया तो कैसे क्या सामने आया? फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 से मेरे सामने ये आया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद ये आया, है ना। तो अब ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब इसको कह सकते हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर मुझे हटाना होगा, तब लोगों ने एक साइन निकाला जिसका नाम रखा कांस्टेंट। ये हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यानी कि ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाना है तो ये आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा जिसका वैल्यू, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल G से। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक फॉर्मूला, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फॉर्मूले को बोलेंगे। तो देखो अब स्टेटमेंट क्या कहा गया था जिससे ये चीज निकल कर आया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये कहता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल दिया, सॉरी। पहले अपन लिख देते हैं, ये जो G है, G यहां पर क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में थोड़ी देर में बात करता हूं। पहले अपन इसको ध्यान लेते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या था। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको कुछ ऐसे कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये है हमारा स्टेटमेंट उसका। अब ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया गया तब हमारा एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को भी कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो कांस्टेंट हमारा आया इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, तो ये भी इसमें भी वर्ड यूज किया गया कैसा? यूनिवर्सल वर्ड। इसका मतलब ये है, ये भी हर जगह एप्लीकेबल है, कहीं पे भी जाकर चेक कर लो। समुद्र में मन करे समुद्र में जाकर कूद जाना, उसमें जाना और चेक करना कि जी का वैल्यू सेम है या नहीं। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला पूछेगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे m1 m2 क्या है? दो ऑब्जेक्ट का मास होता है। तो चलो ये तो हमारा हो गया इसके बारे में बात। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जानते हैं इससे रिलेटेड, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता दूं कि ये जो लॉ है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉ है, पॉइंट ये है कि जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ये फॉर्मूला बताया गया F का, कौन सा फॉर्मूला? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहीं भी पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एनीवेयर इन दिस यूनिवर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर फोर्स का, अगर इसमें इससे जो आपने फोर्स निकाला है वो जो वैल्यू आएगा हमेशा उसका यूनिट क्या रखना है? न्यूटन में रखना है, क्योंकि ये भी एक तरह का फोर्स ही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो ऐसा यूनिट करते हैं, यूनिट की जगह SI यूनिट, तो SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा? इज
न्यूटन, जिसे एन से डिनोट किया करेंगे, है ना। वैसे ही अगर कैपिटल जी का तुमसे पूछ दिया जाए तो कैपिटल जी का तुम यूनिट कैसे निकालोगे, निकाल लेते थोड़ा। F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर F का बात किया जाए तो न्यूटन होता है, G का बात हमें निकालना है, और इन दोनों का यूनिट kg और kg, है ना। और अब फोर्स का अगर पूछा जाए तो यूनिट होता है हमारा न्यूटन, और जी का हमें निकालना है, और मास का क्या होता है केजी, तो दोनों मास का केजी ही होगा, तो केजी इंटू केजी, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे कौन है रेडियस, रेडियस को किस में मल्टीप्लाई करते मेजर करते हैं, मीटर में ही मेजर करते हैं। मैं सारे का यूनिट मैंने पुट कर दिया। अब मुझे जी का निकालना है। जनरली जैसे सॉल्व किया करते हैं वैसे सॉल्व कर लेते हैं। न्यूटन को मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, और इधर क्या हो जाएगा अपॉन, ये केजी के लिए मल्टीप्लाई होगा तो केजी का स्क्वायर, ये होगा जी का। अब ओवरऑल कर सकते हैं कि जी का ऐसा यूनिट निकल कर क्या आया, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्या ऐसा यूनिट ऑफ कौन कैपिटल जी। तो कैपिटल जी के लिए ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से उसको निकाल नहीं सकते। चलो देखते हैं अपन अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो हमारा फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक ब्लैक कलर का बॉल था, एक ब्लू कलर का था, इसका मैंने मास m1 माना था, है ना, और दूसरे वाले का क्या कहा था हमने m2, दूसरा वाला था m2। ये कौन सा फोर्स लगा रहा था Fg, और ये भी कौन सा लगा रहा था Fg। ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है हमारा m2, और ये कौन है ये है m1, ये है m2, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, ये r है। अब ये पूछा जाएगा ये बताओ अगर मैं m1 ले लिया 5 kg का और m2 ले लिया 10 kg का, तो दोनों से ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स कौन अप्लाई करेगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे दोनों से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज ऑलवेज सेम। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों के बीच में सेम ही होगा। अगर मान लो यहां पर डिस्टेंस रहे अगर 2 मीटर का, तो कैसे निकालोगे ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी बराबर है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये इसमें भी जब मैं निकालूंगा तो इसमें आएगा मुझे क्या एफ जी बराबर, दोनों के लिए सेम ही आएगा एफ जी के बराबर ही, है ना, जो कि m1 m2 को वैल्यू पुट कर दो तो 5 इंटू 10 जी 5 गुना 10 अपॉन आर की वैल्यू कितना 2, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया जो कि कितने के बराबर आ जाएगा जी 5 2 जा 10 और 5 इसको ऐसे ही रन देता है मल्टीप्लाई में ये, और नीचे कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 2 ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, यानी कि 5 5 जा 25 जी बाई 2, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब तो फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि एक इस तरह का ऐसा सेटअप ले लिया गया है ना, और ये सेटअप को ऐसा रख दिया गया, और इस सेटअप के बीच में ये टिप था हमारा, इस टिप पे एक धागा बांधा गया एकदम पतला सा लेकिन स्ट्रेच्ड था,
ऐसा धागा बांधकर यहाँ फिक्स कर दिया है, ऐसा कुछ। अब क्या हुआ, इससे लटका गया एक बॉल को जिसका मास कितना था 1 kg। दूसरा एक बॉल लटकाया गया, इसका भी मास कितना था 1 kg। यहां से यहां तक डिस्टेंस रखा गया, ये पूरा स्टिक था, ये 1 मीटर का रखा गया। ओके, ये कितने मीटर का रखा गया मेरे दोस्त 1 मीटर का। और उसके बाद इक्विपमेंट्स से इन लोगों ने क्या किया कि रिसर्च करके पता किया ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो 1 kg का ऑब्जेक्ट दो को लटकाए हुए हैं, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा। तब इनको पता चला कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है कुछ, ये एफ जी, इन दोनों के बीच में भी एफ जी जो लग रहा है उसका वैल्यू कितना है इनको पता चला। मैं 5th पॉइंट की बात कर रहा हूं, है ना। एफ जी जो लगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन के बराबर लगा। तो इन लोगों ने कहा कि यहाँ पे अब इससे हम जी निकालने की कोशिश करते हैं, तो एफ जी बराबर क्या होता है कैपिटल जी m1 m2, यहाँ इसे मैं m1 मान लेता हूँ, इसे मान लेता हूँ m2, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन का। ये कैसे पता चला है ये वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया इस तरह से लटका कर सेटअप हो। ध्यान में, ये जो बॉल लिया गया था ना ये गोल्ड का लिया गया था, है ना। जब इन लोगों ने इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तब, तो ये एक्सपेरिमेंट करके इन लोगों को ये वैल्यू निकलकर सामने आया। तो इससे पता चला कि G इंटू m1 का वैल्यू कितना 1 kg, m2 का भी वैल्यू कितना 1 kg का दोनों है, मैंने वैल्यू पुट कर दिया। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना था 1 ही था, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन का फोर्स था। तो यहां से G का वैल्यू निकल कर आया 6.67 इंटू 10⁻11, ये 1 ऊपर सोल्व होकर 1 ही रह जाएगा। तो ये पता चला कि G जो है, ऐसे एक्सपेरिमेंट से इन लोगों ने G का वैल्यू निकाल कर लेकर आया। तो 5th पॉइंट ये कहता है, 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कि कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल फोर्स acting between two objects of mass 1 kg kept at a distance of 1 मीटर। दो ऑब्जेक्ट ऐसा जो कि 1 kg मास का होना चाहिए, वो अगर 1 मीटर का डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो उन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे कैपिटल जी कहेंगे, जो कि एक्सपेरिमेंट से पता चला कि वो कितने के बराबर होता है 6.767 इंटू 10⁻11 के बराबर, कितना न्यूटन के बराबर आया था। लेकिन जब कैपिटल जी लिखना होगा तो उसके लिए हम लोग यूनिट बदल देंगे, जो कि अभी मैंने क्या बताया था, उसके लिए यूनिट मैंने बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो ये हमारा नया यूनिट हो जाएगा इसका, किसका कैपिटल जी का। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कैपिटल जी का वैल्यू। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसका आंसर आपको देना है सबसे पहले, जिसका आंसर सबसे पहले और करेक्ट आएगा तो उसके कमेंट को सबसे टॉप पे लिखा जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।